अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। और अभी का जो क्लासेस है थोड़ी सी धीमी रफ्तार से ली जा रही है, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वक्त को टाल मटोल करते रहते हैं और फिर उनका रुझान और उनकी ज़हनियत ऐसी होती है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है उससे 2 से 3 माह पहले वो अपनी तैयारी के अंदर, यानी ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी के अंदर वो लगते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों के रुझानात को देखते हुए फिर क्लासें दी जा रही है। तो फिर भी हमें यकीन है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको समझ में आता होगा। और मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस साल हमारे चैनल के माध्यम से उर्दू की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाला कल जो होगा, यानी कि 2026 में जो उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें वो अपना कहते हैं ना रिज़ल्ट का झंडा लहरा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू देखते हैं। आपको पता है कि हमने माक़ूल में क्लास 11 का कहकशां हिस्सा अव्वल है, ये 11वीं जमात के बच्चों के लिए है। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था किन के बारे में, ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान एक कौम है, सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमने माक़ूल उसका सवाल और जवाब को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ख़त को, और इस वाले सबक के अंदर ख़त को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद असदुल्ला खान गालिब कौन थे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वाले सबक में बनाम हरगो पाल तुफ्ता और मीर मेहदी मजरूह, इनका ये जो ख़त है ये इंशाल्लाह कल वाले सबक में पढ़ेंगे, आज नहीं। आज बस ख़त और असदुल्ला खान गालिब साहब के ज़िंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बयान करते हैं। ख़त खैरियत की तरसील और तबादला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। क्या बयान किया बाबू? खैरियत की तरसील, यानी खैरियत तरसील के, और रसल युरसिलु तरसीलन के माना आता है, आप सर्फ पढ़ेंगे तो इसका माना आता है भेजना, पहुँचाना, ठीक है ना। तो गोया कि खैरियत पहुँचाने और तबादला ख़यालात का ज़रिया है। तबादला ख़यालात का मतलब ये है कि आपका ज़हन और आपकी सोच जो है, सोच को बदलने का ये एक क्या है भाई, ख़त ज़रिया है। जैसे कि आप देखते हैं ख़त के अंदर क्या होता है कि आदमी जो होता है अपनी ज़हन की बातों को, मतलब अपनी सोच को एक सफ़े पर लिखता है, फिर उसके बाद उस सफ़ा को फिर किसी और के पास तबादला कर देता है, फिर वो अगला उसके जवाब में अपने सोच को लिखता है, फिर इसके पास रवाना कर देता है। गोया कि यहाँ पे ख़यालात बदला कि नहीं बदला, उसी को कहते हैं तबादला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। ये उसे लिखा जाता है जो हाजिर नहीं होता। जाहिर सी बात है, जो हाजिर होगा तो उससे तो हम बात ही कर लेंगे ना। इंसान अपनी किसी ज़रूरत से, चाहे वो ज़ाती हो या कौमी, ख़त लिखता है। यानी कहते हैं ना, इंसान जो होता है ना अपनी ज़रूरत के एतबार से लिखता है, वो किसी भी एतबार से हो, कौम का हो या कि ज़ाती एतबार से हो, वो ख़त लिखता है। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इंसान ने जब से लिखने और पढ़ने का सिलसिला कायम किया, उसी ज़माने से दुनिया में ख़त आने जाने का रिवाज भी कायम हुआ होगा। यानी कि कह रहे हैं कि ख़त का जो रिवाज जो कायम हुआ वो आज से नहीं और बरसों पहले भी नहीं, बल्कि इसका लामहदूद कहते हैं इसकी तारीख़ है। इसकी तारीख़ उस वक्त शुरू हुई जब से पढ़ाई शुरू हुई थी। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा हुआ और तरक्की, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ के सबब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, शायद इन्हीं दोनों कबीलों के अहवाल जानने और बताने के लिए ख़त का पहल इस्तेमाल किया गया। यानी जाहिर सी बात है, लोग दुनिया के अंदर लोगों की आबादी बसा दी गई और लोगों की आबादियाँ बढ़ती चली गई, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह लोग जब तबादला हुए तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, अब उनकी हाल खैरियत को पूछने के लिए उसी वक्त से फिर क्या हुआ, ये ख़त का ख़त का सिलसिला शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। अहद जदीद में बिलखुसूस मगरबी तालीम के फ़रोग़ के ज़माने में मकतूब नवीसी का बाज़ाब्ता सिलसिला इसी वजह से कायम हुआ क्योंकि इन खतूत के लाने और ले जाने के इदारा जाती इस्तेहकाम मिला। यानी कि कहते हैं ना, मकतूब नवीसी का बाज़ाब्ता सिलसिला इस वजह से कायम हुआ क्योंकि इन खतूत के लाने और ले जाने को इदारा जाती इस्तेहकाम मिला। यानी कि इसके जो भी इदारे थे उसको इस्तेहकाम मिला, मजबूती मिली। उसके बाद कहते हैं दास्तान में भी 16वीं सदी, क्या कहा यहाँ पे,
हिंदुस्तान में भी 16वीं सदी के आगाज़ में शेर शाह सूरी ने मुहक्कमे डाक जैसी इब्तिदाई तंजीम को कामयाबी के साथ कायम किया था। यानी कि शेर शाह सूरी के ज़माने में ये क्या हुआ था, डाक वगैरह यानी कहते हैं डाक घर को इन्होंने बनाया और फिर बाज़ाब्ता इन्होंने उसको क्या कहते हैं उसकी बुनियाद डाली। मुग़ल हुकूमत के ज़माने में फ़ारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था। उलमाए किराम, बादशाह, उमरा और वसा और उदबा शुअरा के जो खतूत आज महफूज हैं वह सब के सब फ़ारसी में है। यहाँ तक कि उर्दू के शुअरा भी बशमूल मकतूब नवीसी तमाम नसरी काम फ़ारसी में ही करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कह लीजिए कि पहले ज़माने में जितने भी शुअरा थे उन लोगों का जो भी शेर है और जो भी खतूत है वो अक्सर व बेशतर फ़ारसी के अंदर ही मिलता है। बाद में चलकर क्या हुआ, फ़ारसी के अंदर से फ़ारसी से उर्दू के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो गया। उसके बाद कहते हैं उर्दू में अहम शुअरा उदबा की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत की तारीख़ मुरतब करें तो ये मालूम होता है कि 1846 ईस्वी के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब के खतूत लिखना शुरू किया। यानी खतूत की जो कह लीजिए मुरतब करे तो यानी कि कह लीजिए खतूत की तारीख़ को मुरतब करें तो एक मालूम ये होता है कि 1846 ईस्वी के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खतूत लिखना शुरू किया। उसी ज़माने में ग़ुलाम गौस बेखबर भी उर्दू मकतूब नवीसी की तरफ आए। गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दुहाइयों में तकरीबन 900 खतूत अपने अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना किए थे। कितने? 900 खतूत अपने दोस्तों शागिर्दों के रवाना किए थे। उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाये हो गए। यानी कि गालिब साहब के खतूत के 2 मजमूए इनकी ज़िंदगी के अंदर ही क्या हुआ, शाये हो गया, छप कर लोगों के दरमियान मंजर आम पर आ गया। गालिब के बाद सर सैयद हाली शिबली, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल मेहदी इफ़ादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, प्रेमचंद फैज़, अहमद फैज़, सूफिया अख्तर वगैरह के खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए। जितने भी लोगों का नाम यहाँ जिक्र किया है बाबू, ये सब के सब लोगों का नाम खतूत निगारी के अंदर आता है। गोया कि इन सब का खतूत शाये हुआ। यह मकतूब इत्तिलाआत का बड़ा ख़ज़ीना है और इनसे ज़िंदगी के सैकड़ों पोशीदा पहलू आईना हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है इन लोगों ने इस खतूत के अंदर बहुत सारी बातों को लिखा होगा, तो जो भी इंसान अगर इसको पढ़ता है, इसका मुताला करता है तो उसके सामने ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। ठीक है ना, उसी को कहा आईना पोशीदा पहलू आईना हो जाता है। आईना के मतलब होता है खुल जाना, दिख जाना। ठीक है ना, ख़त ज़ाती नौइयत की चीज़ है। मकतूब निगार को यह मालूम होता है कि वो जिसे लिख रहा है वही उसे देखेगा। यानी कि ख़त वगैरह जो होता है वो ज़ाती बातें होती है, वो ज़ाती नौइयत की चीज़ें होती हैं। ख़त लिखने वाला आमतन यही सोचता है कि मैं जिसे ख़त लिख रहा हूँ वही पढ़े, बाकी कोई दूसरा ना पढ़ सके। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर मकतूब निगार अपने दिल की वो बातें भी लिख जाते हैं जिन्हें दूसरे मौक़े पर उसे पेश करने में दुश्वारी हो सकती थी। जाहिर सी बात है ख़त वगैरह जो लिखा जाता है, जिसके भी नाम से लिखा जाता है, तो ये उसी वक्त हो सकता है और उसी बंदे के क्या कहते हैं, जिस बंदे को लिखा जा रहा है अम्मतन उससे ऐसी बातें उस कहते हैं ना उसके अंदर लिख दी जाती है जो हर मौक़े पर, हर मौका, हर जगह उस बातों को बयान नहीं किया जा सकता है, जिसे कह लीजिए पोशीदा बातें। उसके बाद कहते हैं जज्बात के जिस रौ में मकतूब नवीस ने ख़त लिखा और उसे रवाना कर दिया, वो ख़त छोटा हो क्या कहता है झूठा हुआ तीर होता है, छोटा हुआ तीर होता है, छूटा हुआ तीर होता है। मकतूब निगार जिस ज़माने में या जिस मकाम से ख़त लिखता है वो अपने हालात बयान करते हुए बेइदारा अपने ज़माने और दूसरों को अहवाल भी मुतवाज़ी तौर पर रकम करता चलता है। इसलिए किसी भी अहम शख्सियत को पूरे तौर पर समझने के लिए खतूत नहायत ज़रूरी और संजीदा ज़रिया साबित होते हैं। गालिब के खतूत उर्दू की अदबी तारीख़ का सबसे कीमती सरमाया है, जहाँ सच्चाई और बरमला इजहार बयान ने अपनी मेराज हासिल कर ली है। मतलब ये कहा
چلتے چلتے یہاں پہ انہوں نے ایک بات کو سمجھا دیا ہے کہ غالب صاحب کے جو بھی خطوط رہے ہیں تو ادبی تاریخ میں کیا ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ کیا بھائی؟ ایک قیمتی سرمایہ ہے، مطلب ایک قیمتی چیز ہے جو انہوں نے خطوط جو لکھنا شروع کیا تو اردو ادب کو انہوں نے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ دیا، اور یہ ایسا سرمایہ ہے جو کیا ہے، ان کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں، بالکل یہ جڑ کر یہ منزل مقصود تک پہنچا، اور آج یہ سارے لوگوں کے درمیان ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں غالب کے خطوط اردو کی ادبی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جہاں سچائی اور برملا اظہار بیان نے اپنی معراج حاصل کر لی۔ انہوں نے خطوط کے اندر ان باتوں کو ظاہر کر دیا ہے جو ظاہر کرنی چاہیے تھی، اسی وجہ سے آج یہ کیا ہے، آج بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد یہ رہا مکتوب خط، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خط کی شروعات کہاں سے ہوئی، خط کو شروع کرنے والے کتنے لوگ تھے، اور ان تمام تاریخ کو آپ نے پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کون تھے۔ کہتے ہیں کہ اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب جن کا پورا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، 27 دسمبر 1757 عیسوی کو اپنی نانیال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا، یعنی ان کی والدہ جو تھی ان کا نام کیا تھا، عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خان سرکار میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے۔ کیا تھے؟ آگرہ کے عمائد میں سے تھے۔ غالب ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، لیکن چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے، یعنی کیا ہوا کہ کچھ ہی دن کے ہوئے تھے کہ تو ان کے والد صاحب اس دنیا سے چل بسے۔ اری بات سمجھ میں؟ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم کے ذریعے ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مولوی معظم صاحب کے ذریعے ہوتی ہے۔ مولوی معظم کے مکتب کے زمانے میں ہی غالب کے شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی، یعنی شعر کہنا یہ شروع کر دیے تھے۔ 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی خاندانی لوہاروں میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ کیا کر لی بابو؟ مستقل سکونت اختیار کر لی۔ دہلی میں انہیں کیا کہتے ہیں، خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا طویل سفر کیا، یعنی ان کے خاندانی پینشن جو ملتا تھا کلکتہ سے، تو کلکتہ چلے گئے، لیکن انہیں نامرادی ہاتھ لگی، یعنی وہاں پر جب گئے تو پھر ان کو کچھ بھی وہاں سے حاصل نہ ہو سکا، کچھ بھی نہیں ملا۔ جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا تو حالات میں قدرے بہتری آئی، لیکن غدر کے ہنگامے نے ساری بساط ہی پلٹ ڈالی۔ یعنی کہ غدر جو لڑائی جو ہوئی تھی 1857 عیسوی کے اندر، وہ ایسی لڑائی تھی کہ ساری بڑے سے بڑے لوگوں کی حالات کو بالکل خستہ کر دیا تھا، بڑے سے بڑے لوگوں کی حالات کو بالکل ردی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رامپور کے دربار سے وابستگی، کہاں گیا، رامپور کے دربار سے وابستگی اور قلعہ معلیٰ سے پینشن کی گزاشت کے باوجود وہ پریشان ہی رہے، اور اسی عالم میں 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ 1757 عیسوی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 1869 عیسوی میں یہ اس دنیا سے چل بستے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں بابو غالب نے اردو اور فارسی کہ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا، یعنی خطوط جو لکھا دونوں زبانوں میں لکھا۔ پنج آہنگ، مہر نیم روز، دست نبو، قاطع برہان، درفش قادیانی اور کلیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات میں ہے۔ یہ جتنی بھی کتابوں کا نام جو ذکر کیا ہے یہ فارسی کی تصنیفات میں ہے۔ اردو میں متبادل دیوان کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی بکھری تخلیقات کو اکٹھا کر کے شائع کیا۔
ان کا تخلص پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب کی طبیعت میں جدت پسندی تھی۔ شروع میں انہوں نے معروف فارسی شاعری بیدل کی پیروی کی، لیکن بہت جلد اس رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کر لی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، شروع میں انہوں نے ایک بہت بڑے شاعر تھے ایک بہت بڑے شاعر تھے بیدل، تو انہوں نے شروع میں تھوڑا سا رنگ اپنایا، پھر بعد میں چل کر ان کے رنگ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیشبہ سرمایہ ہے۔ اپنے مکتوبات میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ بیان کی سادگی، لہجے کی سوز اور ظریفانہ انداز بیان نے ان کے خطوط کو خاصے کی چیز بنا دیا ہے۔ اس سے نہ صرف غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پہ یعنی کہتے ہیں کہ غالب صاحب نے جس طریقے سے خطوط نگاری کیا، خطوط وغیرہ لکھے، تو ان سے ان کی ذہنیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا ذہن رکھتے تھے اور ان کی شخصیت کیسی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رہا کیا کہتے ہیں اسد اللہ خان غالب صاحب کی زندگی کے حوالے سے مختصر سا معلومات، جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔